Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आरजे हया खान और द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल्स। आपको बताते चलें, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, विटामिन डी की डिफिशिएंसी के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारी गेस्ट भी मौजूद हैं। हम अपने गेस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आयशा मिर्जा साथ हैं हमारे, और जो कि इस टॉपिक पे बात करेंगी। आपने MBBS, PBF, CPS डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन, हेयर एंड नेल स्पेशलिस्ट, इसके अलावा XMO जिना हॉस्पिटल लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। हम डॉक्टर आयशा मिर्जा आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 100 इस्लामाबाद स्टूडियोज में। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ओके जी लिसनर्स, जैसे कि हमने आपको बताया, प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल्स। स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। मैम, आज का जो टॉपिक है विटामिन डी के हवाले से है। सबसे पहले हम अपने लिसनर्स को, व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि विटामिन डी की अहमियत क्या है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? अच्छा, विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह बहुत सी बाकी विटामिन और एसेंशियल मिनरल्स जो हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए जरूरी है जी, इसी विटामिन डी भी उनमें से एक बहुत ही अहम विटामिन है जी। विटामिन डी बहुत सी बुनियादी चीजों में ना एक बेसिक रोल प्ले करता है जी। अगर हम जनरल देखें तो इसका बेसिकली जो सबसे अहम रोल है ना, वो हमारी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है जी, कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ठीक रखने में इसका बड़ा अहम किरदार है। उसके अलावा कोलेजन सिंथेसिस जो है वो उसको बूस्ट करने में, बल्कि उसको एनहांस करने में भी इसका एक बेसिक रोल है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये हड्डियों में जो इसका एक इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है ना जी, वो कोलेजन पर उसकी सिंथेसिस को बूस्ट करने में। इसी तरह इसी रोल की वजह से ये स्किन में बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। कि स्किन की जो आजकल आप देखेंगे कि कोलेजन ट्रीटमेंट हो रही है और कोलेजन आपकी सीरम्स में लग रहा है, हम कोलेजन की सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कोलेजन को बूस्ट, विटामिन डी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कोलेजन सिंथेसिस को नेचुरली हमारी बॉडी में बूस्ट कर रही है जी। तो हम उसकी तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान आ रहा है। पहले शायद ज्यादा कम था, तो जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही आ रहा है, तो बेसिकली हमारी इम्यूनिटी में हर तरह की लाइनिंग को, जो हमारी प्रोटेक्टिव लाइनिंग है स्किन की, उसको नॉर्मल रखने में इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जी। अच्छा मैम, विटामिन डी की कमी की वजह से जिस्म में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? विटामिन डी की कमी, चूंकि मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, उस हिसाब से आपको ज्यादा बेहतर बता सकूंगी कि अगर स्किन को देखते हैं तो हमारी स्किन का जो नेचुरल बैरियर है, जो हमारी स्किन एक वॉल की तरह काम करती है ना जी, बिल्कुल। तो हमारा बैरियर ब्रेक होना शुरू हो जाता है। हमारी स्किन में चांसेस ऑफ मुख्तलिफ तरह की इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हम नोट कर रहे हैं कि आजकल जिस तरह आपकी फंगल इन्फेक्शन ज्यादा है, इसी तरह स्किन में देखिए एक्नी, हम एक्नी को ट्रीट करते रह जाते हैं, लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारी एक्नी को भी प्रमोट कर सकती है। फिर एक्जिमा ज्यादा हो सकता है। फिर जनरली अगर हम देखें तो जनरल आपकी इम्यूनिटी लोअर होगी तो आपकी हर तरह की इन्फेक्शन ज्यादा होंगी। आपको चांसेस किसी किस्म की, चाहे वो लंग्स की इन्फेक्शन है, आपकी बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से पैदा होती है। अच्छा मैम, यहाँ पे आपने कहा जैसे फंगस लग जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है स्किन में, इस तरह की बच्चों में बहुत ज्यादा बीमारियां देखी गई हैं, स्किन इन्फेक्शंस वगैरह या ये फंगल इन्फेक्शन, तो आपके ख्याल में क्या ये विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी हो सकती है? जी बिल्कुल, बहुत सी डेफिशिएंसी इसका रीजन बन सकती है कि अगर ये इन्फेक्शंस बार बार हो रही हैं, और उसमें से वन ऑफ द मेजर रीजन कैन बी विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसकी डेफिशिएंसी इन सब चीजों को एग्रवेट करेगी। सही। अच्छा मैम, ये भी बताइएगा कि विटामिन डी की कमी कैसे मालूम होगी हमें कि हमें विटामिन डी की कमी है? इसकी अलामत के बारे में अगर आप हमें बता सके। देखिए, अंदाजन तो हम, मतलब अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, बोन पेन है आपको हो रही है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, हेयर फॉल कॉमनली तो सबसे ज्यादा मेनली आयरन, बट विटामिन डी डेफिशिएंसी भी आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से हेयर फॉल हो सकता है, आपके नेल्स ब्रिटल हो सकते हैं, आपकी स्किन
हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वो बहुत सी डेफिशिएंसी जिसका कॉज बन सकती है। जी सो अल्टीमेटली फिर जब हम ब्लड लेवल्स कराते हैं विटामिन डी के, वो फिर हमें बताती है कि जी वाकई विटामिन डी डेफिशिएंसी है। सही। अच्छा मैम, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी इतनी ज्यादा क्यों है? अच्छा, पाकिस्तान में मेनली देखिए विटामिन डी के ना आप सोर्सेज देखें, सबसे मेन सोर्स आपका धूप है। बिल्कुल। अंडे में है, फिश में है, लेकिन अंडे में बहुत ही कम क्वांटिटी है, जी 10 to 20 इंटरनेशनल से शायद, लेकिन बिल्कुल। मेन जो है ना वो आपका सोर्स आपकी धूप है। अब हम लोग का शायद वो धूप का एक तो उतना रुझान भी नहीं है, दूसरा अब हम लोग सनब्लॉक्स लगा के धूप में निकलते हैं, बिल्कुल फिर ऐसा ही। मेरी अगर कोई पर्दा करता है या निकाब करता है तो वो फिर और कमी हो जाती है। जी इसी तरह हमारी जो एशियन टोन है ना, स्किन टोन है ब्राउन, जी जो व्हाइटर स्किन है उनमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी होती है और उनमें विटामिन डी प्रोडक्शन ज्यादा बेहतर होती है। व्हाइट स्किन में आपने कहा है? व्हाइट स्किन में जी, ठीक जो है। ब्राउन टोन है ना वो जी। थोड़ा हमें फायदा इस लिहाज से है कि वो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हमारी रेडिएशन यहाँ पर ज्यादा है। सही। लेकिन अदरवाइज हमारी विटामिन डी सिंथेसिस उसकी वजह से भी थोड़ी सी वाइटर टोन से कम है। सही। तो ये कुछ है। इस तरह की। और फिर सोशल इकोनॉमिक रीजंस तो आगे आ ही जाते हैं, हम लोग उस तरह फिश, शायद हमारी जनरल पब्लिक उस तरह एग भी उतना नहीं खाती, जी तो वो चीजें आ जाती हैं। सही। तो मैम क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि हर दूसरा शख्स पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी का शिकार है? जी मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त होगा, बिल्कुल दुरुस्त होगा। अच्छा मैम, विटामिन डी की कमी औरतों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? और अक्सर जो लेडीज हैं वो शिकायत करती है कमर दर्द के हवाले से, या बार बार बीमार पड़ जाती हैं, या और भी बहुत सी बीमारियां हैं, तो क्या ये सारी बीमारियां जो है विटामिन डी की कमी की वजह से है? उसी की वजह से इलामात या ये वाली चीजें जो हैं उनके मसल्स में पेन होना, कमर में दर्द होना, इस तरह की शिकायत करती रहती हैं अक्सर। अच्छा, आपने ये पूछा ना कि लेडीज में क्यों ज्यादा है, जी तो बेसिकली आप जिस तरह मर्दों में देखिए, मर्दों का तो बाहर का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है ना, बिल्कुल। उनका कुछ ना कुछ एक्सपोजर, मर्दों में भी सनब्लॉक यूज का भी इतना कॉमन रुझान नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और अदरवाइज उनका एक्सपोजर अच्छा खासा हो जाता है, बाहर का काम है, कुछ ना कुछ उनकी फिर भी बेहतर रहती है। लेडीज चूंकि ज्यादातर अंदर रहती हैं तो उनका धूप का एक्सपोजर उतना नहीं होता। और फिर वही बात जिससे आपने कहा कि वाकई बोन पेन्स, बॉडी एक्स, फिर ऑब्वियसली विटामिन डी कम है तो वो सारी चीजें फिर उनमें टेकल हो जाती है। विटामिन डी के साथ डेफिनेटली बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा मेजर रोल है बाकी इन बोन पेन्स में, बॉडी एक्स में, जनरल वीकनेस में। अक्सर हम देखते हैं कि सिर्फ विटामिन डी ऐड करने से जनरल जो एक आपका बॉडी स्ट्रेंथ है ना बेहतर हो जाती है। मैम ये विटामिन डी कम होता क्यों है? मतलब अक्सर ये क्वेश्चन बहुत से लोग करते हैं, हमारे बहुत से लिसनर्स करते हैं कि ये क्या वजह हो जाती है। जैसे अभी आपने कहा हम धूप नहीं ज्यादा लेते हैं और धूप का एक्सपोजर इतना नहीं होता है, इसके अलावा खुराक भी, शायद खुराक में भी हम ऐसी खुराक नहीं ले पा रहे हैं जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए विटामिन डी की ना एक डेली रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी डेली चाहिए। जी ठीक, उसमें से अगर हम देखते हैं तो हमें अंडे से अराउंड 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट्स एक एग में मिलती है। ज्यादा से ज्यादा ले भी लेंगे तो 2 ले लेंगे, या कितने ले लेंगे ना हम, जी फिर फिश आ जाती है। जी ठीक, तो डाइट पे असल में सोर्सेज जो है ना स्कैटर्ड है और बहुत थोड़ी थोड़ी डिफरेंट एरियाज में, जिसमें फिश, एग ये चीजें जरा ज्यादा कॉमन है। लेकिन डेली तो फिर वही आपकी धूप आ जाती है। तो जब हमारी डेली रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही ना, तो ग्रेजुअली हम फिर, क्योंकि बॉडी ने तो यूज करनी है, अब वो यूज करते करते हम उसमें नेगेटिव में चले जाते हैं कि अब हमारी बॉडी को यूज के लिए भी वो नहीं मिल रही उतनी अमाउंट ऑफ विटामिन डी। सही। अच्छा मैम ये भी बताइएगा, क्या विटामिन डी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा, यानी बच्चों की हड्डियों के लिए तो जरूरी है, लेकिन क्या उनकी जहनी नशोनुमा के लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? जी बिल्कुल, आपकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है उसमें इतना इम्पोर्टेंट रोल है इसका कि अगर बच्चे को बिल्कुल शुरू की, खास तौर पे बल्कि जब बच्चा माँ के पेट है उस टाइम पे भी जो माँ का विटामिन डी लेवल है ना वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट करा रहा है। तो बेसिकली जो अगली नस्ल में डेफिशिएंसी है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है।
कि अब जो बच्चे की ब्रेन डेवलप होनी है वो उस टाइम से, उसके बाद जब वो पैदा होता है फर्स्ट 3 years to first 5 years ऑफ लाइफ जो है उसमें अगर इसका लेवल उसको ठीक मिलता है तो उसकी ब्रेन अपने फुल पोटेंशियल पे ग्रो करती है, नहीं करती तो वहीं से फिर वो वहीं से कमी रह जाती है। तो बेसिकली मदर की डाइट एंड मदर का विटामिन डी लेवल जो है वो उसमें फिर स्टार्टिंग से काउंट करता है, फिर बच्चे की आगे से विटामिन डी का आता है। बच्चों में नॉर्मली ये होता है कि वो धूपों में फिरते हैं, कुछ ना कुछ तो उनको मिल ही जाती है, बट फिर भी हमने देखा है कि जनरली आजकल चूंकि बच्चों में बाहर खेलने का ट्रेंड भी आप देख रहे हैं कि कम हो गया है ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर अपने टैब्स पे अपनी इन चीजों पे लगे होते हैं, तो फिर उनके अंदर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी इसलिए अब पहले से ज्यादा हो रही है। सही। और क्या बच्चों का बार बार ये जो बीमार पड़ना होता है ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है? बिल्कुल, इसमें एक बहुत बड़ा रोल है इसका विटामिन डी डेफिशिएंसी का। अच्छा मैम, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर काइंडली हमें बताइएगा कि मेडिसिन का जो रोल है कि क्या मेडिसिन या सप्लीमेंट्स जो हैं क्या ये विटामिन डी की कमी को पूरा कर देते हैं? बिल्कुल, सप्लीमेंट्स फिर हमें लेने पड़ते हैं क्योंकि इसके अलावा फिर हमारे पास कोई हल नहीं है उसका। तो उसमें बेहतर यही है कि अपना प्रॉपर विटामिन डी लेवल हम कराएं, देखें कितनी कमी है और उस हिसाब से फिर प्रॉपर उसको हम चेक करवा के अपने सप्लीमेंट्स लें और फिर जिस तरह महीना 2 महीने या जिस तरह भी आपको आपकी डेफिशिएंसी के हवाले से प्रिस्क्राइब हुआ है उसको लेके फिर रीचेकअप कराएं कि ये ना हो कि हम उसको रेगुलर नॉन स्टॉप लेते रहें और हम ओवरडोज की तरफ चले जाएं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम उसको फिर मॉनिटर भी करें साथ साथ उस लेवल को। सही। मैम, क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन स्किन वगैरह में है तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो स्किन में कौन कौन सी जो है हमें कौन कौन सी या तो डिजीज या तो क्या हमें स्किन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, चूंकि विटामिन डी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल पहले आपकी इम्यूनिटी को एनहांस, इम्यून लेवल को नॉर्मल रखने में है और इम्यून नॉर्मल रखता है इसलिए। तो एक तो ये कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आप में हर तरह की इन्फेक्शन का चांस ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, यहाँ तक कि हमारी जो ऑटो इम्यून डिजीजेज है ना जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स इम्यूनिटी हमारी परेशान हो जाती है जी, ओवर रिएक्टिव हो जाती है टू नॉर्मल थिंग्स, सही, उसमें भी विटामिन डी का रोल आ जाता है। आपकी स्किन में अगर हम बात करते हैं विटिलाइगो हो गया, सोराइसिस हो गया या अदर ऑटो इम्यून डिजीजेज एसएलई वगैरह, इन सब में जो आपका विटामिन डी है ना, विटामिन डी लेवल अगर नॉर्मल होता है तो वो इसकी सेवेरिटी को कम कर सकता है, यहाँ तक कि इसको नॉर्मलाइज भी कर सकता है। सही। इम्यून रिस्पॉन्स अगर ठीक रहता है तो उसके अलावा फिर आपकी वही बात नेल्स की ब्रेकेज आ जाती है, हेयर फॉल है, स्किन डैमेज है, आपकी स्किन बैरियर डिस्टर्ब होगा तो हर तरह की इन्फेक्शन हो जाएंगी। आपका एक्जिमा है क्योंकि विटामिन डी का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये वाटर को रिटेन रखने में हेल्प करती है स्किन में जी। तो स्किन हाइड्रेशन आपकी जो है, हम मॉइस्चराइजर जिस तरह ऊपर से लगाते हैं तो स्किन अगर आपकी विटामिन डी लेवल बेहतर है तो आपकी स्किन अंदर से ही मॉइस्चराइज होगी ना, वो इतनी ड्राई होगी नहीं। अदरवाइज हमें ऊपर से मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारी स्किन अंदर से डेफिशिएंट है। फिर आपकी कोलेजन, क्योंकि ये कोलेजन को बूस्ट करती है तो आपकी अर्ली एजिंग, रिंकल्स का आ जाना, स्किन का लूज हो जाना, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी ये सारा कुछ कॉज कर सकती है। तो मैम, जब हमें मालूम हो जाता है अगर हमारी स्किन में भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के साथ साथ क्या हमें स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी जाना होगा ताकि हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स भी दूर हों? बेहतर तो यही है कि रेलेवेंट जो भी आपका जिस तरह का मसला आ रहा है उस सिस्टम से रेलेवेंट जो है उससे थोड़ा सा कंसल्ट कर लिया जाए ताकि उसको प्रॉपर मैनेज करके मॉनिटर करके हम उसको ट्रीट करें। ओके मैम, आपने जैसे कि बताया है कि हेयर फॉल भी इसकी इलामत हो सकती है एक। अक्सर आजकल हम देखते हैं कि हर सेकंड पर्सन को हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान में चूंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है तो ये भी एक जो है एक चीज हो सकती है कि आप में कमी है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल वगैरह हो रही है, स्किन खराब हो रही है। जी बिल्कुल, फिर डेफिनेटली वही बात कि उसका रोल तो है, बट हमें फिर उसको इस तरह स्टार्ट करने की बजाय हमें तो चेक कर लेना चाहिए कि हाँ कितनी डेफिशिएंसी है, तो उस हिसाब से फिर हम उसको मैनेज करें। क्योंकि मैम अक्सर हम लोग विटामिन डी चेक नहीं करवाते हैं अपना,
तो मतलब हम बाकी टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं लेकिन विटामिन डी की तरफ ध्यान नहीं जाता है हमारा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे लिसनर्स को कि कब हमें विटामिन डी अपना चेक करवाना चाहिए और कितने अरसे का गैप देना चाहिए? देखिए, अगर तो रिसेंटली आपको लग रहा है कि आपकी जिस तरह बॉडी एक्स है, आपकी हेयर फॉल भी हो रही है या कोई जॉइंट पेन्स है, तो उसमें फिर आप करा सकते हैं। अगर से रिसेंटली कोई नहीं कराया तो एक विटामिन डी लेवल करा सकते हैं। उसके बाद फिर मॉनिटरिंग में आ जाता है कि आप सप्लीमेंट अगर ले रहे हैं तो उसको मॉनिटर करना है कि आपको कितनी देर उसकी जरूरत है। तो मतलब ये कि हम जिस तरह होता है ना कि हम एक चीज स्टार्ट करते हैं तो फिर अक्सर उससे दिए ही चले जाते हैं। मतलब उसको भी हमें देखो अब उसको कम करना है या उसको मेंटेनेंस में लाना है, क्योंकि मेंटेनेंस में भी जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा फिर हम उसे जस्ट फॉर मेंटेनेंस लेते रहे, लेकिन उसकी डोज पे डिपेंड हो। जी, अच्छा मैम, विटामिन की मिनिमम डोज क्या है? हमें विटामिन डी की कितनी मिनिमम डोज अ डे लेनी चाहिए? आपने जैसे अभी बताया था कि जी डेली रिक्वायरमेंट है ना 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स। वो ये कि अगर आपका अदरवाइज बॉडी में विटामिन डी लेवल नॉर्मल है तो इतना हम रोज हमने यूज कर रही है हमारी बॉडी। सही है। तो वो ग्रेजुअली हम उतना यूज करते करते अगर हमारी इनटेक उतनी नहीं है या उससे कम है तो फिर वो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो डेफिशिएंट, वो कम पड़ते जाएंगे जी। तो उसको मेंटेन करने 600 to 800 एक डेली रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और अगर जिनको डेफिशिएंसी है और वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो कितना होना चाहिए? मतलब अगर हमें पता है कि हमारी डेफिशिएंसी की तरफ है तो वो सप्लीमेंट्स किस तरीके से हम ले सकते हैं? ना वो फिर आपकी ना डेफिशिएंसी के हिसाब से ही होता है। इसमें आपकी अगर डेली की सप्लीमेंट्स हैं उसमें आपकी 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स भी आ जाती हैं कुछ सप्लीमेंट्स में। कुछ सप्लीमेंट्स में जिस तरह 800 इंटरनेशनल यूनिट्स है, किसी में 1000 है, किसी में 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स है, किसी में 50,000 है और फिर 2 लाख वाली आ जाती है ना। तो वो उस हिसाब से, मतलब अगर आप 1000 इंटरनेशनल वाली ले रहे हैं तो आप डेली उसको ले सकते हैं। अगर डेफिशिएंट है तो 5000 डेली भी ले सकते हैं डेफिशिएंसी को कवर करने के जी। वरना यूजुअली हम ये करते हैं कि शुरू में ये जो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स है वो हम कुछ टाइम के लिए वीकली दे देते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन कि जब आपकी डेफिशिएंसी कवर होती है फिर हम उसको गैप के साथ 2 वीकली या मंथली जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनमें फिर इस तरह से देते हैं। तो डेली में तो आपकी जो कैल्शियम विटामिन डी कॉम्बिनेशन आते हैं उसमें 800, 500 to 1000 तक आ जाती है। सही। और ये है 50,000 वाला, वरना कुछ कैप्सूल्स में 50,000 भी है। 50,000 वाले वीकली नॉर्मली रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉपर डेफिशिएंसी है तो फिर हम 2 लाख वाले को वीकली भी दे देते हैं फॉर सम टाइम। जी मैम। अच्छा, कहीं बताइएगा, अक्सर हमारे लिसनर्स से पूछते हैं कि क्या इन सप्लीमेंट्स से भी क्या इनसे भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? जनरली स्पीकिंग जनरल मल्टीविटामिन्स को देखा जाए तो उनका थोड़ा किडनी पे और उस पे स्ट्रेस है, बट विटामिन डी का मेरा नहीं है एज सच। इस तरह से नहीं, हमने डायरेक्टली उसमें नहीं देखा है कि एज सच इस तरह से वो कोई स्ट्रेस। ओके। और मैम, अक्सर विटामिन डी की ज्यादती भी तो हो जाती है, अगर कमी है तो ज्यादती भी होती है, तो ऐसे केस में क्या होता है? फिर हमें डेफिनेटली उसको रोकना ही है और इसको वेट आउट ही करना है। सही है। अच्छा मैम, इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि स्किन और नेल्स वगैरह से रिलेटेड, अक्सर नेल्स टूट जाते हैं, ये भी विटामिन डी आपने कहा इसमें भी डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम वगैरह भी अगर उसकी भी डेफिशिएंसी होती है उससे भी नेल्स जो है आपके टूटना शुरू हो जाते हैं। देखिए, विटामिन डी तो एक एस्पेक्ट है ना, और एक बहुत मेजर बड़ा एस्पेक्ट है। बस इसके अलावा बाकी जितने आपके विटामिन है, आपका विटामिन सी है, बाकी बी कॉम्प्लेक्स है सारा, ठीक है, जिंक है, मिनरल्स है जो, तो ये सारे हमारा जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का, वो मिलके ही किसी चीज को प्रॉपर उसके लेवल पे उसको वो बनता है। तो हम किसी एक चीज को अलग से तो नहीं देख सकते, लेकिन चूंकि हमारा डाइट में और उसमें हमारा विटामिन डी अक्सर डेफिशिएंट हो जाता है, बाकी चीजें फिर भी हमें कहीं ना कहीं डाइट से जरा ज्यादा क्वांटिटी में मिल रही होती है, लेकिन चूंकि ये डाइट में बहुत हल्का मिलता है और मेनली चूंकि धूप से मिल रहा है
इसकी डेफिशिएंसी जरा ज्यादा, या खवातीन में आपको पता है फिर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। जी, तो इन दो चीजों का जरा ज्यादा रोल है। बाकी फिर जो माइनर छोटे आपकी है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सारों में कुछ ना कुछ जो कमी है वो इसका रीजन बन सकती है। सही। और क्या हम नेचुरल तरीके से हम अपनी डाइट से क्या ये डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं अगर हम सप्लीमेंट्स नहीं यूज करते? डाइट जो है ना, अगर तो डेफिशिएंसी हो गई है ना तो फिर डाइट जस्ट उसे थोड़ा मेंटेन तो कर लेगी, लेकिन डेफिशिएंसी को मतलब हो सकता है अगर आप अब कॉन्शियस हो गए हैं तो अब आपका लेवल, जिससे अगर आप एग्स शुरू कर देते हैं या फिश शुरू कर देते हैं, और फिश भी अब हर तरह की नहीं है, आपकी सैल्मन है या सार्डीन्स है, कुछ फिश हैं जिसमें विटामिन डी लेवल प्रॉपर होता है। फिर जो हमारा तरीका है फिश को बनाने का, जो हम फ्राइड फिश इस तरह की खाते हैं, उसमें भी फिर वो चीज नहीं रहती ना, तो डाइट में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसको किस तरह से पूरा करें। हाँ, धूप हम लगवा सकते हैं जितने लेवल तक, और मेनली जो धूप है ना वो भी आपकी 10 to 4 के दरमियान हमें डेली की 10 मिनट्स चाहिए, 10 to 15 मिनट्स प्रॉपर की जो धूप का एक्सपोजर है वो फिर आप में विटामिन डी जो है वो प्रॉपर बनाता है। सही। और मैम जो खुद से मेडिकेशंस यूज करते हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? यानी कि अगर कोई सप्लीमेंट्स खुद से स्टार्ट कर देते हैं, उनको पता है कि उन्होंने एक दफा करवाई है तो डेफिशिएंसी है, और खुद से अगर यूज कर लेते हैं तो क्या वो यूज कर सकते हैं, या मंथली या वीकली? जैसे आपने भी बताया कि वीकली भी यूज कर सकते हैं, अगर ज्यादा डेफिशिएंसी है तो रोज की भी आप यूज कर सकते हैं 1000 तक या 800 तक। अगर तो आपने बिल्कुल कुछ अरसे से बिल्कुल विटामिन डी नहीं ली है और आपको पता है कि आपका धूप का भी उस तरह से एक्सपोजर नहीं है सारा कुछ, तो आप ले सकते हैं, बट ये कि बहुत लॉन्ग टर्म ना लें। फिर आप उसको वीकली, अगर आपने वीकली लेनी है तो फिर प्रॉपर मॉनिटरिंग से लें, कि पहले आप लेवल्स कराएं और बाद में भी आप महीना 2 महीने लेके उसके लेवल्स करा लें। जो मेंटेनेंस वाली डोज है ना जिसमें आप डेली ले लेते हैं, वो भी आप रेगुलर ली जा सकती है। मेंटेनेंस में आप वंस अ मंथ ले सकते हैं, वंस अ मंथ का जो आपका विटामिन डी 2 lakhs वाला है उसको लिया जा सकता है। सही। लेकिन वो भी अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो ओवर अ फ्यू मंथ्स अगर आप एक दफा विटामिन डी लेवल करा लेते हैं तो ज्यादा बेहतर। सही। अच्छा मैम, बच्चों की हमने बात की थी कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा भी जो है वो उसमें भी विटामिन डी का एक बहुत अहम किरदार है। तो जो बच्चे जब चलना स्टार्ट करते हैं तो उनकी बोन्स में प्रॉब्लम होती है या बोन वीक होते हैं, तो इस हवाले से पेरेंट्स को क्या गाइड करेंगे? बस पेरेंट्स को बच्चों की वो डाइट का ख्याल रखना चाहिए। एग को जरूर इंक्लूड करें, बल्कि अब तो कहते हैं कि 1 या 2 एग्स भी आप उनको इजीली दे सकते हैं। बॉइल्ड फॉर्म में हो तो ज्यादा बेहतर है। फिश को भी जरूर शामिल करें डाइट में। तो दूध तो खैर लाजमन है ही ताकि उनकी बोन्स की डेवलपमेंट बेहतर हो। तो मेनली एक बैलेंस डाइट है जिसमें सारी सब्जी फल थोड़ा थोड़ा। अब आजकल हम थोड़े एज पेरेंट्स थोड़े ढीले पड़ गए हैं, शायद बच्चों की मर्जी पे चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर, और हम पहले उनको एक्सपोज भी करते हैं टू ऑल दैट जंक और वो सारा कुछ। अब जब बच्चे यूज टू हो जाते हैं फिर हम भी उनको उतना गाइड नहीं कर पाते ना जितना हमें करना चाहिए कि क्या आपके लिए बेहतर है, या हम उनको एक्सपोज ही उन्हीं चीजों को करें जो उनके लिए बेहतर है। तो बेस्ट तो यही तरीका है कि अपने हमारी घर की सारी हैबिट्स ही नेचुरल डाइट की तरफ ज्यादा हो, सब्जियों की तरफ, फ्रूट्स की तरफ, एग, मीट, आपका वो एक बैलेंस डाइट अगर बच्चों की होती है तो फिर डेफिनेटली वो एक अच्छी नशोनुमा उसके हाथ से पाता है। मैम यहाँ पे आपने खुराक की बात की है, यानी बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। तो विटामिन डी की अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में या फिश में, एग में, इसमें विटामिन डी जो है विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा मैम ऐसी क्या हम जो हेल्थी लोग हैं जिनमें विटामिन डी की कमी नहीं है, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो किस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं? खासतौर पर जो ऑफिस गोइंग जो लोग हैं हमारे, जो ऑफिस में जाते हैं, जिनके पास इतना वक्त नहीं होता है। उसमें मेनली तो वही डाइट में आपका एग हो गया, फिश हो गई। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका धूप का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है तो फिर आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं। सही। और अगर आप सिम्टोमेटिक है तो फिर आप उसको जरा फ्रीक्वेंट लेंगे। अगर सिम्टोमेटिक नहीं है तो जस्ट मेंटेनेंस, जिस तरह बताया, वंस अ मंथ अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।
सही। वंस अ मंथ वाला 2 लाख वाला ले सकते हैं। 2 lakhs वाला वंस अ मंथ आप जो है वो यूज कर सकते हैं, मतलब अगर और अगर सिम्टोमेटिक नहीं है, जस्ट आप चाह रहे हैं कि थोड़ा हेल्दी मेंटेन रखना है उसको, तो फॉर अ फ्यू मंथ्स आप 2 lakhs ले सकते हैं। और उसमें भी बेहतर यही होगा कि अगर आपने कुछ अरसे से आप रेगुलरली ले रहे हैं तो फिर एक दफा आप विटामिन डी लेवल करा लें ताकि उसकी ओवरडोज ना हो जाए। अच्छा मैम, एक्सरसाइजेस वगैरह, पानी का इंटेक, क्या ये भी विटामिन डी में एक अहम रोल प्ले करता है क्या? विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी के जो बाकी उसमें जो असर करना है उसमें फिर आपका रोल आ जाता है ना। जी। इसीलिए बच्चों का बाहर निकलना, भागना दौड़ना, उनका धूप का एक्सपोजर, उनका बोन पे वो वजन पड़ना ताकि वो यूज हो, उसका फायदा पहुंचे उसको, जी तो बिल्कुल। डेफिनेटली वो सारी चीजें मिलती हैं तो फिर वो अपना असर कंप्लीट करती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, बोन्स वीक होती हैं, तो उसमें भी विटामिन डी का ही किरदार है ऑफ कोर्स, के अगर आपकी बोन्स जो है वो वीक हैं और फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, आपको नॉर्मली फ्रैक्चर्स हो जाते हैं अक्सर लोगों को बहुत जल्दी में। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप इस बीमारी के मुतालिक लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? विटामिन डी डेफिशिएंसी के जी बारे में बिल्कुल, जो लास्ट में आप प्रोग्राम में मतलब आप विटामिन डी के हवाले से लास्ट में जो आपका पैगाम है वो क्या होगा? मेरा पैगाम ये होगा कि बेसिकली तो हमें अपनी डाइट को बैलेंस रखना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और बेसिकली उनकी अपनी हैबिट्स डेवलप करनी है कि वो हेल्दी डाइट की तरफ रहें और अपने बच्चों का मैक्सिमम उनको बाहर का एक्सपोजर दें। जी उनको जी इतनी हैबिट रहे कि वो अपनी एक्सरसाइज को, बाहर निकलना, वॉक करना, इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल रखें। बिल्कुल अंदर बंद होकर ना बैठ जाएं, बल्कि हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन के किसी ऐसे टाइम पे, जिस वक्त चाहे हम सुबह ही फजर के बाद वाली धूप, अच्छा वो भी बहुत अच्छा आपका विटामिन डी लेवल इंक्रीज करती है, जी। या आप असर के टाइम की धूप भी ले सकते हैं, कुछ ना कुछ विटामिन डी आपका उसमें ऐड हो सकता है। तो बस अपनी जनरल सेहत का ख्याल रखें, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि वरना फिर बहुत सी इन्फेक्शंस और बहुत सी चीजों के साथ जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम वक्ती तौर पे तो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, वक्ती तौर पे तो बेहतर भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी अपनी इम्यूनिटी बेहतर नहीं होती, कंप्लीट रिकवरी नहीं होती। जी जी आप एक बीमारी से निकलते हैं और दूसरी बीमारी की तरफ चल पड़ते हैं। सो बीमारियों का असल हल आपकी अपने लाइफस्टाइल, अपनी डाइटरी हैबिट्स, अपनी एक्सरसाइज, वाटर इनटेक, आपका स्लीप, ये सारी चीजें उसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है, बल्कि मेन रोल ही इनका है। बाकी हम तो फिर बाकी चीजों में सिर्फ असिस्टेंट के तौर पे उनको वक्ती तौर पे उन्हें क्योर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आप रही डॉक्टर आयशा मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही फ्रूटफुल सेशन था ये, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जज़ाकल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच। जी लिसनर्स, हम आपको बताते चलें, द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल्स। स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा था। चाहेंगे आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching and subscribe to our channel.